हेलो, टॉपिक इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है। जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लगातार बढ़ रही हो तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। देखो मैंने क्या लिखा इधर, व्हाट इज इन्फ्लेशन। जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लंबे समय से और लगातार बढ़ रही हो तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, एक तो प्राइस का लगातार बढ़ना और एक लंबे समय से। अब ये नहीं कि आज कोई गुड्स थी जिसकी प्राइस 120 थी, कल वो 150 की होगी या 125 की होगी तो आप उसको मुद्रास्फीति बोलोगे, नहीं। इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है? जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लंबे समय से और लगातार बढ़ रही हो उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया अपन ने यहाँ पर, अगर किसी गुड्स की प्राइस, मान लो इस मार्कर की प्राइस पहले 100 थी, फिर 120 हुई, 150, 200, 250, तो इसको क्या, ये क्या है? गुड्स की प्राइस यानी इस मार्कर की प्राइस लंबे समय से लगातार बढ़ रही है, इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। मैंने बोला लंबे समय से बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। अब देखो नेक्स्ट में ऐसा क्यों जोड़ दिया गया मैंने इस पॉइंट पर। इस मार्कर की पहले प्राइस कितनी थी? 100 रुपीज। 100 से कितनी हुई? 120। उसके बाद प्राइस गिर करके वापस कितने पे आ गई? 110 पे आ गई। फिर वापस प्राइस बढ़ गई और फिर वापस प्राइस गिर गई। देखो यहाँ भी प्राइस डाउन आई है और यहाँ भी प्राइस डाउन आई है, लेकिन यहाँ क्या हुआ? लगातार वृद्धि हो रही है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ तो रही है लेकिन कभी बढ़ रही है और कभी घट रही है तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलते बल्कि प्राइस का फ्लक्चुएशन बोलते हैं। दोनों वर्ड में फर्क है, प्राइस का इन्फ्लेशन और प्राइस फ्लक्चुएशन। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लंबे समय से लगातार बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लंबे समय से बढ़ रही है लेकिन कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्राइस का फ्लक्चुएशन। इफेक्ट क्या होता है इस चीज का? इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होगा? यानी अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लगातार बढ़ रही है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? परचेज वैल्यू ऑफ मनी, यानी पैसे की जो परचेज वैल्यू है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। कैसे? मान लो कोई चीज हम पहले परचेज करते थे, जैसे पॉकेट मनी मान लो। जैसे जब हम 10th-12th में थे उस टाइम पर हमें पॉकेट मनी मिलती थी 2-5 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। आज के टाइम पर 10th-12th के बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है 2000, 3000, 5000। तो क्या सेम है? नहीं। ये है क्या चीज? जो चीज हम 2 से 3 रुपए में परचेज करते थे वो चीज आज 10 रुपए में भी नहीं मिलती। रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि पैसे की परचेजिंग पावर कम होगी। क्यों? जो चीज हम 2 रुपए में लेते थे वो आज 10 रुपए में नहीं मिलती। रीजन क्या है इस चीज का? क्या? क्योंकि पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई है। एक और एग्जांपल दूं अभी आपको, जैसे अभी शादियों का सीजन चल रहा है, आपने अपने फादर से पैसे मांगे शॉपिंग के लिए। आपके फादर ने बोले कितने पैसे दें आपको? आपने बोला दे दो 20-30 50,000। तो आपको 50,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया आपके फादर ने, और ये बात आपके दादाजी को पता चल गई कि आपको शॉपिंग के लिए 50,000 रुपए दिए गए हैं। तो दादाजी क्या ही सुनाएंगे। आपको भी पता है कि हमारे जमाने में हम शादियां कर देते थे 50,000 रुपए में। हमारे जमाने में शादी हो जाती थी 50,000 रुपए और तुम्हारी शॉपिंग नहीं होती। तुमसे पैसे तो वापस लिए जाएंगे प्लस 2-4 तुम्हें सुनाई और जाएंगी। तो जो चीज पहले आज से 50 साल पहले 50,000 रुपए में होती थी यानी शादी हो जाती थी, आज सिर्फ कपड़े भी नहीं खरीदे जाते। रीजन क्या है? क्योंकि आज पैसे की उतनी परचेजिंग पावर नहीं है। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या है? पैसे की परचेजिंग पावर गिर जाती है, जिसके कारण जो चीज हमें पहले कम पैसे में मिलती थी वो आज ज्यादा रुपए में मिलती है। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लगातार बढ़ रही हो उस टाइम पर उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन का ये इफेक्ट ध्यान रखना है आपको। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है कि पैसे की परचेजिंग पावर गिर जाती है। नेक्स्ट अपने पास इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। हमने इन्फ्लेशन का मीनिंग देख लिया, अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखो। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ एडजस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एक मेथड है
एडजस्ट करने का मेथड है, किस चीज को एडजस्ट करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करेगा। टू रिफ्लेक्ट चेंज इन जर्नल प्राइस लेवल, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस थी उसके प्राइस लेवल में चेंज हो गया। प्रोवाइडिंग ए मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन। क्या बोला गया है, मैंने दोबारा देखो। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एक मेथड है, किस चीज का मेथड है? एडजस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करने का एक मेथड है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट क्यों करेंगे? क्यों? टू रिफ्लेक्ट चेंज इन जर्नल प्राइस लेवल, जर्नल प्राइस लेवल में चेंज होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करने का एक मेथड है, जो क्या करेगा इस मेथड के थ्रू? प्रोवाइडिंग ए मोर एक्यूरेट पिक्चर, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं, उस फाइनेंशियल पोजीशन की एकदम एक्यूरेट पिक्चर शो करने के लिए हम क्या करते हैं? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करते हैं। देखो पहले क्या करते थे? पहले ट्रेडिशनल बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करते थे, पहले क्या अब भी करते हैं, यानी जिस प्राइस पर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया गया, मान लो मशीनरी परचेज की, आज से 10 साल पहले मशीनरी को परचेज किया गया और उस मशीनरी को कॉस्ट प्राइस पर बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दिया। क्या एट प्रेजेंट मार्केट से वो सेम मशीन परचेज करें जो हमने 10 साल पहले परचेज करी थी, क्या उसकी प्राइस आज भी सेम है? अब बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस तो ज़्यादा मिलेगी आपको। जो मशीनरी हमने 5 लाख रुपए में आज से 10 साल पहले खरीदी थी, वो आज आपको 10 लाख रुपए में मिलेगी। रीजन क्या है? रीजन क्योंकि इन्फ्लेशन है रीजन इसका। क्यों? क्योंकि पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई है। इस वजह से क्या है, जो चीज पहले 5 लाख रुपए में मिलती थी वो आज 10 लाख रुपए में मिल रही है, लेकिन हम पिछले 10 सालों से उसी मशीन की प्राइस हम कितने पे शो करते आ रहे हैं? कॉस्ट प्राइस पर 5 लाख रुपए पर 5 लाख रुपए। तो क्या ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रहे हैं? कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी की प्राइस शो कर रखी है 5 लाख रुपए, हालांकि हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उसके ऊपर, बट कॉस्ट प्राइस कितनी शो कर रखी है? 5 लाख रुपए। क्या एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस उस मशीन की वही है? आप बोलोगे नहीं। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इसी वजह से लेके आए हैं कि बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटी हैं, जो भी एक्सपेंस है, उनको प्रेजेंट वैल्यू पर शो करना है। क्यों? क्योंकि आज से हमने 10 साल पहले मशीनरी परचेज की, उसको कॉस्ट प्राइस पर शो कर रहे हैं। अगर हम उसको मार्केट प्राइस पर शो करेंगे तो बिजनेस की एकदम एक्यूरेट पिक्चर का पता चलेगा कि बिजनेस की रियल में पोजीशन क्या है। इसके लिए हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है? इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है। जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लंबे समय से लगातार बढ़ रही हो तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने बता दी। इस इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को प्राइस लेवल अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। हो सकता है जैसे आपको ऑप्शन दे, कोई स्टेटमेंट दे दी और उसमें उसका आंसर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हो और ये वर्ड ना देकर ये वर्ड दे दे प्राइस लेवल अकाउंटिंग, तो इसका मीनिंग भी क्या है? सेम ही है। अब देखो आगे, अब देखें टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सॉरी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स हैं। इन्फ्लेशन के टाइप्स को हमने 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन कितने टाइप्स की है। सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। तो हमने इन्फ्लेशन को क्लासिफाई करने के लिए 5 बेस लिए हैं। पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट का कंट्रोल, कि कौन सी इन्फ्लेशन है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है और कौन सी इन्फ्लेशन ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही पॉलिटिकल कंडीशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे हाई इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आप ये डायग्राम बनाओ तो इसमें थोड़ा स्पेस छोड़ना है। जैसे मैं बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, तो मैं यहाँ पर आपको नीचे पॉइंट्स बताती जाऊंगी।
जैसे इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, इसको 2-3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, तो ये पूरा डायग्राम आप एक ही पेज पर प्रिंट करना, एक ही पेज पर नोट डाउन करना। यहाँ स्पेस की कमी है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो हम इन्फ्लेशन को 5 बेस पर अलग अलग टाइप में क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार में कैटेगराइज करेंगे। देखो कैसे, ये ध्यान रखना 5। पहला है डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, दूसरा पॉलिटिकल कंडीशन के बेस पर, तीसरा है रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बेस पर, फोर्थ है हमारे पास स्कोप और फिफ्थ है प्रोसेस के बेस पर इन्फ्लेशन का क्लासिफिकेशन। देखो फर्स्ट बेस देखो, जिसमें हम इन्फ्लेशन को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी एक ऐसी इन्फ्लेशन जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है और एक ऐसी इन्फ्लेशन जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो देखो, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन का 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है ओपन इन्फ्लेशन और दूसरा है सेप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सेप्रेस का मतलब दबाना होता है, यानी जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर है। यहाँ पर ओपन इन्फ्लेशन है, देखो ओपन, बिल्कुल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। इकोनॉमी मार्केट क्या है, बिल्कुल ओपन है। यहाँ पर क्या है, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, यानी अगर प्राइस बढ़ रही है, अगर इन्फ्लेशन है तो वहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। अब देखो रियल में मीनिंग क्या है। ओपन इन्फ्लेशन क्या है, जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लगातार बढ़ रही है लेकिन गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है किसके लिए, टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। लगातार गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ रही है, लगातार मार्केट में प्राइस क्या है, ऊंचे ऊंचे हाई लेवल को पर जा रही है। उस लेवल को कंट्रोल करने के लिए जब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती तो उसको बोलते हैं ओपन इन्फ्लेशन। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही, फिर किसी भी प्रोडक्ट की, गुड्स की या सर्विसेज की प्राइस किस बेस पर डिसाइड होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस डिमांड और सर्विस के बेस पर डिसाइड होती है। गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस होती है डिमांड और सर्विस के बेस पर, यानी प्राइस मैकेनिज्म डिमांड और सर्विस, यानी मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड है उसके बेस पर प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है। ओपन इन्फ्लेशन क्या है, ऐसी इन्फ्लेशन जब प्राइस लगातार बढ़ रही हो, अगर गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती तो उसको बोलते हैं ओपन इन्फ्लेशन। सेप्रेस्ड इन्फ्लेशन, जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लगातार बढ़ रही है तब गवर्नमेंट क्या करती है, तब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरफेयर करती है, उसको बोलते हैं सेप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लगातार बढ़ रही है और अगर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया उनको कंट्रोल करने के लिए, तो उस इन्फ्लेशन को सेप्रेस्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। बट मैंने एक वर्ड लिखा बट, अब बट लिख दिया तो गड़बड़ है। अगर चाहे गवर्नमेंट, अगर देखो यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही थी, यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइस जब बढ़ रही है तो कंट्रोल कर रही है। अगर ऐसा होता हो, अगर ऐसा गवर्नमेंट का रोकना सही होता हो, जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लगातार बढ़ रही है और गवर्नमेंट ने देखा कि मार्केट में तो प्राइस हाई जा रही है, और गवर्नमेंट आई और उसने क्या कर दिया, उन प्राइस को कम कर दिया। अगर ऐसा करना सही होता तो क्या कभी महंगाई बढ़ती, तो क्या कभी इन्फ्लेशन होता, ऐसा होता। देखो, अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने एक बार रोक दिया, गवर्नमेंट ने जो प्राइस बढ़ रही थी उनको एक बार रोक दिया, गवर्नमेंट कैसे रोकेगी, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर को बोलेगी कि आप जो प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर रहे हो, मान लो ये मार्कर बनाना था, गवर्नमेंट जाती इस मार्कर वाली कंपनी के पास, मैन्युफैक्चरर को बोलती है कि आप इस मार्कर की प्राइस कितनी रख रखी है, 200 रुपये पर मार्कर प्राइस है, आप इसकी प्राइस को कम करो। एक बार मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट के कहने पर प्राइस कम भी कर देगा, मान लो प्राइस कर दी कितनी, 150। जब उस मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट मार्केट में 200 में बिक रहा है तो वो 150 में क्यों बेचेगा, वो अपने मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रख लेगा। अब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल भर के लिए। जैसे ही मान लो 6 मंथ के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप इस मार्कर को 150 में सेल करोगे, ना कि 200 में, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, इस मार्कर को स्टोर कर लेगा। स्टोर कर लेगा तो मार्केट में क्या हो जाएगी,
डिमांड तो है बट सप्लाई नहीं है, प्राइस वैसे ही बढ़ जाएगी। अगर ऐसे भी प्राइस ना बढ़ी तो क्या करेगा, जैसे ही 6 महीने वाला रिस्ट्रिक्शन हटेगा वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को सेम उसी प्राइस पर फिर सेल करेगा। हो सकता है कि इससे भी बढ़ाकर सेल कर दे। तो क्या गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था, गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया था, क्या वो सही था? नहीं, क्योंकि जब ये 6 महीने खत्म होंगे ना तो महंगाई इससे भी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कालाबाजारी कर ली, उसने स्टॉक को स्टोर कर लिया। अगर डिमांड है बट सप्लाई नहीं है उतने मार्केट की तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट क्या है, इसीलिए गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को ज्यादा कंट्रोल नहीं करती है। क्यों? अगर पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया इन्फ्लेशन को तो मार्केट के अंदर पहले से भी ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी। फ्यूचर में रैपिडली राइज इन प्राइस होगा और भी इससे ज्यादा और भी खतरनाक हो जाएगा। जितनी इन्फ्लेशन पहले थी ना, जितनी महंगाई पहले थी उससे भी ज्यादा महंगाई हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट, इसलिए आपने कभी वर्ड नहीं सुना होगा कि सेप्रेस्ड इन्फ्लेशन है। आपने ओपन इन्फ्लेशन सुना होगा, हाई इन्फ्लेशन सुना होगा, हाइपर इन्फ्लेशन सुना होगा, लेकिन सेप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्यों नहीं सुना? क्यों? क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस पर, क्योंकि अगर ऐसा किया और उसने टोटल स्टोर में रख लिया अपना माल और मार्केट में डिमांड रहेगी बट उसने स्टोर करने की वजह से उतनी सप्लाई नहीं आएगी मार्केट में तो प्राइस वैसे ही बढ़ जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट क्या है, अगर सेप्रेस्ड इन्फ्लेशन कर भी देती है तो वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, उस इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा। तो ये क्या है, सेप्रेस्ड इन्फ्लेशन, नॉट ए गुड इन्फ्लेशन। ये एक अच्छा इन्फ्लेशन नहीं है। देखो प्राइस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है, एक अच्छी चीज़ है। इन्फ्लेशन कोई खराब चीज़ नहीं है, इन्फ्लेशन एक अच्छी चीज़ है बट एक लेवल तक। अगर एक लेवल से ज़्यादा हाइपर अगर हाइयर या फिर हाइपर इन्फ्लेशन होता है वो खतरनाक होता है, बट नॉर्मल इन्फ्लेशन कंट्री के लिए बेटर है। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। ओपन इन्फ्लेशन, जहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है प्राइस के बढ़ने और घटने पर। सेप्रेस्ड इन्फ्लेशन, जब अगर लगातार प्राइस बढ़ रही है वहां पर गवर्नमेंट आकर उनको क्या करेगी, उनको कंट्रोल करेगी, उसको बोलते हैं सेप्रेस्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन के बेस पर हमने इन्फ्लेशन को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला अपने पास है वॉर टाइम इन्फ्लेशन। एक ऐसा इन्फ्लेशन, यानी वॉर टाइम यानी जब युद्ध चल रहा हो, जब 2 कंट्री के बीच में वॉर चल रहा हो, उस टाइम पर अगर प्राइस लगातार बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं वॉर टाइम इन्फ्लेशन। सेकंड है पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन, यानी युद्ध के विराम के बाद, जब युद्ध खत्म हो जाता है उसके बाद अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लगातार बढ़ रही है, अगर मार्केट में प्राइस लगातार बढ़ रही है, मुद्रास्फीति है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। एक होता है पीस टाइम इन्फ्लेशन, जब नॉर्मल कंडीशन है, ना तो कोई युद्ध हुआ है ना युद्ध के बाद की कंडीशन है, एक नॉर्मल कंडीशन में, एक नॉर्मल सिचुएशन में जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लगातार बढ़ रही होती है तो उसको बोलते हैं पीस टाइम इन्फ्लेशन। अब देखो सबसे पहले वॉर टाइम इन्फ्लेशन को देखते हैं। वॉर के टाइम पर, यानी जब 2 कंट्री में, जब जैसे मान लो अभी थोड़े टाइम पहले सिंदूर ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर में किसकी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का युद्ध था। उस टाइम पर इंडियन आर्मी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ गुड्स को निकालकर अलग से स्टोर कर दिया था। हालांकि युद्ध ज़्यादा टाइम नहीं चला था, अगर युद्ध मान लो कुछ टाइम, कुछ महीने तक खिंच जाता तो मार्केट से क्या है, मार्केट में गुड्स की डिमांड तो ज़्यादा होती बट सप्लाई नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फोर्स के लिए, जितनी फोर्स को गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी उनके लिए गवर्नमेंट मार्केट से गुड्स को निकाल लेगी। अगर मार्केट से गुड्स को गवर्नमेंट ने निकाल लिया तो डिमांड तो सेम बन रही है पहले के जैसी, बट सप्लाई उतनी नहीं है, तो प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो यही बोला गया था कि वॉर के दौरान जब गवर्नमेंट ज़्यादा क्वांटिटी को स्टोर कर लेती है, जिससे क्या होता है कि मार्केट में क्वांटिटी कम बचती है बट डिमांड क्या रहती है, सेम बनी रहती है, उस टाइम पर जो प्राइस बढ़ती है ना, उस प्राइस को बोलते हैं वॉर टाइम इन्फ्लेशन। मैंने क्या बताया, जब 2 कंट्री के बीच में वॉर चल रहा हो और गवर्नमेंट क्या करती है, फोर्स के लिए मार्केट से कुछ गुड्स को निकाल करके अलग से स्टोर कर लेती है,
जिसके कारण क्या होता है कि मार्केट में डिमांड पहले की जितनी है बट सप्लाई उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ गुड्स को गवर्नमेंट ने निकालकर फोर्स के लिए अलग से स्टोर कर दिया गया है। इसकी वजह से मार्केट में गुड्स की प्राइस बढ़ेगी क्योंकि डिमांड ग्रेटर देन है सप्लाई से। डिमांड तो ज़्यादा है बट सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगी। जब उस टाइम पर प्राइस बढ़ रही है युद्ध के दौरान, उसको बोलते हैं वॉर टाइम इन्फ्लेशन। सेकंड है पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। वॉर के बाद जब प्राइस लगातार इंक्रीज हो रही हो तो उसको बोलते हैं पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। ऐसा क्यों होता है? ये कंडीशन क्यों होती है? इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? देखो, मान लो युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के बाद में युद्ध खत्म हो चुका है। उसके बाद में ये तो है नहीं कि हमने ही इधर से वार किया हो पाकिस्तान के ऊपर, क्या पाकिस्तान हम पर पलटवार नहीं करेगा? करेगा। तो क्या उस टाइम पर हमारी बिल्डिंग डैमेज नहीं होंगी? हॉस्पिटल, बिल्डिंग, पुल जितने भी हैं, कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन का काम, जो बिल्डिंग वगैरह है वो क्या होंगी? डैमेज होंगी। अगर पाकिस्तान के पलटवार की वजह से हमारी कंट्री के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग वगैरह है वो डैमेज हुई है, तो क्या उनको दोबारा नहीं बनना पड़ेगा? अगर हॉस्पिटल, स्कूल, फ्लैट वगैरह डैमेज हुए हैं तो उनको दोबारा बनाने के लिए क्या गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी? इसी कारण से, कारण क्या है? अगर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कंट्री की डेवलपमेंट के लिए क्या करेगी? खर्चा करेगी। अब कंट्री को डेवलप तो दोबारा करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने तो पलटवार के चक्कर में क्या कर दिया? काफी नुकसान पहुंचा दिया। क्या अब उसको ठीक करना पड़ेगा या नहीं? क्या पाकिस्तान आके थोड़ी ठीक करेगा? इंडियन गवर्नमेंट ही तो ठीक करेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ एक्सपेंस करेगी, तो खर्चा तो होगा। अगर एक इंसान का खर्चा है तो सामने वाले की इनकम भी तो है। मान लो गवर्नमेंट ने क्या कर रही है, जैसे 5 स्कूल डैमेज हो गए, 5 स्कूल क्या हो गए? क्षतिग्रस्त हो गए। अब उन स्कूल को दोबारा बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया। अब कंस्ट्रक्शन का काम अकेली मशीन तो नहीं करेगी, लेबर भी करेंगे। तो गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, क्या सामने वाले पर्सन की इनकम नहीं हो? क्या लेबर की इनकम नहीं है? अगर लेबर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा? प्राइस लगातार बढ़ती चली जाएंगी। दूसरा है पब्लिक से जो पैसा लिया था युद्ध के दौरान, पब्लिक से जो पैसा लिया था उस पैसे को अब वापस कर देंगे। अगर इकोनॉमी में पैसा आया, अगर पैसा आया यानी लोगों के हाथ में पैसा है तो ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे, और ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो सामने वाले पर्सन के पास भी पैसा जाएगा। तो इसी तरीके से अगर लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आता जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा करेगी, सामने वाले पर्सन की इनकम होगी। अगर इनकम ज़्यादा है तो उस टाइम पर जो इन्फ्लेशन होता है, जो कीमतों में जो वृद्धि होती है, उसको बोलते हैं पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। अब देखो थर्ड क्या है? पीस टाइम इन्फ्लेशन। ये तो समझ लिया कि वॉर की वजह से है। ये समझ लिया कि वॉर की वजह से जो कंट्री के अंदर जो नुकसान हुआ था उसको जब भरपाई कर रहे थे, यानी उसको जब ठीक कर रहे थे, उस टाइम पर जो खर्चे किए गए तो सामने वाले पर्सन की इनकम की वजह से ये इन्फ्लेशन हुई। अब ये इन्फ्लेशन क्यों हुई? पीस टाइम इन्फ्लेशन क्या है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में गवर्नमेंट के खर्चे तो ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट की इनकम कम होती है। मैंने क्या बोला? अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसमें गवर्नमेंट के खर्चे तो ज़्यादा हैं बट उतनी इनकम नहीं होती है। अगर मान लो खर्चे ज़्यादा हैं तो सामने वाले पर्सन की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई तो उतनी की उतनी है। अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इतनी रिसोर्सेज कहाँ से लाएगी? सप्लाई तो उतनी ही है, लेकिन इनकम की वजह से लोगों की डिमांड बढ़ गई। अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी। उसको बोलते हैं पीस टाइम इन्फ्लेशन। तो पॉलिटिकल कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया: वॉर टाइम इन्फ्लेशन, पोस्ट वॉर टाइम इन्फ्लेशन और पीस टाइम इन्फ्लेशन। अब देखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने पास, ध्यान से सुनना इसको। रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया? 4 पार्ट में। सबसे पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग, रनिंग। देखो ये जो क्लासीफाई किया गया है, जैसे बच्चा है, स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है? क्रीपिंग करता है, फिर बच्चा क्रोलिंग करता है, फिर सिटिंग करता है,
फिर वॉकिंग करता है, फिर बच्चा रनिंग करता है। तो ये क्या है, ये छोटे बच्चे की सिचुएशन है, छोटे बच्चे के फेज़ हैं कि पहले बच्चा क्रीपिंग करना सीखता है, फिर बच्चा क्रोलिंग करना सीखता है, फिर वॉकिंग करता है, पहले सिटिंग करता है, फिर वॉकिंग करता है और फिर रनिंग करता है। उसी सीक्वेंस में इन्फ्लेशन की प्राइस भी डिसाइड की है, इन्फ्लेशन की रेट है। देखो सबसे पहले है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीप कर रहा है बच्चा, क्रीपिंग कर रहा है बच्चा, तो मतलब ज़्यादा बच्चे में हलचल नहीं है। यहाँ पर इसको इन्फ्लेशन से कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखो। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि प्राइस राइज, प्राइस बढ़ रही है लेकिन वेरी स्लोली, प्राइस बहुत ही धीरे बढ़ रही है। अबाउट ए 3% ऑफ इंक्रीज इन 10 ईयर्स। अगर 10 साल में 3% प्राइस बढ़ गई तो आप बताओ क्या ज़्यादा प्राइस बढ़ी है? अगर पिछले 10 सालों में 3% प्राइस बढ़ी है, जो चीज़ अपने को 100 रुपये में मिलती थी वो आज 103 रुपये में मिल रही है, तो महंगाई तो कोई ज़्यादा नहीं है। जब महंगाई ना के बराबर है, जब जो चीज़ 10 साल पहले मिलती थी वो आज सिर्फ उसमें 3% का फ़र्क हुआ 10 साल पहले और आज की रेट में, तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये क्या है, ये इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये कंट्री के लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि पिछले डिकेड में यानी पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ 3% क्या हुआ है, प्राइस बढ़ी है, तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इस परसेंटेज को ध्यान रखना। सेकंड है वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब बच्चे ने क्या करना शुरू कर दिया, वॉक करना शुरू कर दिया। अब बच्चे ने धीरे धीरे पैर रखने शुरू कर दिए। अब देखो प्राइस इंक्रीज इन 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में प्राइस कितनी बढ़ गई, 30 to 40%। ये भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। देखो ये तो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, लेकिन 30 से 40% बढ़ी है कितने सालों में, पिछले 10 सालों में। पिछले 10 साल पहले जो मान लो 2010 के अंदर जो चीज़ 100 रुपये में मिलती थी, 2020 में वो चीज़ 140 में मिल रही, तो ज़्यादा महंगाई नहीं है, एक लेवल तक है, ठीक है, नॉर्मल रेंज है। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है, जब प्राइस पिछले डिकेट से यानी पिछले 10 सालों में प्राइस अगर 30 से 40% बढ़ी है तो उसको बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। ये भी इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक नहीं है बल्कि नॉर्मल है। थर्ड अपने पास है रनिंग। अब बच्चे ने भागना शुरू कर दिया, अब बच्चा नहीं रुकता किसी के रोके भी, तो अब क्या है, अब रनिंग। इस थर्ड इन्फ्लेशन को फोकस करना, ध्यान करना, इसको बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, होपिंग इन्फ्लेशन। बच्चा जंप कर रहा है, रुकता नहीं है, अब उसके पैर आ गए हैं, तो जंपिंग इन्फ्लेशन। और रनवे गेम खेला होगा आप सबने, रनवे वाला गेम खेला होगा ना सबने, तो इसको ध्यान कैसे रखेंगे, रनिंग करनी स्टार्ट करती है जब छोटा बच्चा चलता है ना नया नया, तो वो रुकता नहीं है। एक बार जब उसने चलना स्टार्ट कर दिया सारे दिन भागता रहता है इधर उधर। तो रनिंग इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, होपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग और रनवे इन्फ्लेशन, ये सारे क्या हैं, ये सारे एक ही इन्फ्लेशन के नाम हैं। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, अब केवल 1 ईयर में, अगर एक साल में प्राइस 80 से 100% इंक्रीज हो गई, सिर्फ एक साल में। मान लो कोई प्रोडक्ट 2024 में मिलता था 100 रुपये का और 2025 में वही प्रोडक्ट मिलने लग गया 200 रुपये का। एक साल पहले जो प्रोडक्ट 100 रुपये में मिलता था आज वो 200 रुपये मिल रहा है। प्राइस कितनी बढ़ गई, प्राइस 100% बढ़ गई। वहाँ पर क्या है, अगर पिछले एक साल में प्राइस 80 से 100% बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ग्लोपिंग बोलते हैं, होपिंग बोलते हैं, रनवे बोलते हैं, जंपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इनमें क्या है, डिकेट है, यानी पिछले 10 सालों में, पिछले 10 साल में अगर 3% प्राइस बढ़ी है उसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। पिछले 10 सालों में अगर 30 से 40% प्राइस बढ़ी है तो उसको वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। पिछले एक साल में अगर प्राइस की रेट बढ़कर 80 से 100% बढ़ जाती है उसको बोलते हैं रनिंग या फिर ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। ये क्या है, ये नुकसानदायक है। अब गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की रिक्वायरमेंट है। एक साल के अंदर डबल प्राइस हो गए गुड्स के, तो क्या कंट्री के लिए नुकसानदायक नहीं है, क्या इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक नहीं है? यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट एक्शन नेसेसरी, गवर्नमेंट का एक्शन लेना क्या है, जरूरी है, नेसेसरी है। फोर्थ क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन। ये तो इस रनिंग इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा खतरनाक है। हाइपर इन्फ्लेशन, अब छोटा बच्चा रनिंग तो करता ही था, साथ में हाइपर भी होने लग गया, उसको गुस्सा भी आने लग गया। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब प्राइस अनएक्सपेक्टेड रेट से बढ़ रही हो, अगर प्राइस अनएक्सपेक्टेड, हम सोच भी नहीं सकते, पिछले साल मान लो
100 रुपये की कोई गुड्स आती थी, अब की बार कितने की आने लगी, 300, 400 या 500 रुपये की प्राइस गुड्स आने लगी। ये मार्कर 2024 में जब मैंने परचेज़ किया तो 100 रुपये की प्राइस थी, आज परचेज़ कर रही हूँ 400 रुपये की प्राइस। क्या मैं अफोर्ड कर पाऊँगी इतना? नहीं। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना जरूरी है। क्यों? गवर्नमेंट को एक्शन लेना तो यहाँ पर भी नेसेसरी था, बट ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। यहाँ पर क्या है, प्राइस गिर गई पैसे की बिल्कुल। इस मार्कर की प्राइस 400 रुपये है, इस मार्कर की प्राइस 400 रुपये कहने का मतलब क्या है कि मनी की वैल्यू तो गिर गई, पैसे की परचेजिंग पावर तो गिर गई है बिल्कुल। 400 रुपये में, 500 रुपये में ओनली एक मार्कर आ रहा है। इट मीन्स हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम पर कंट्री के अंदर पैसे की जो वैल्यू है, जो परचेजिंग पावर है, वो बिल्कुल गिर चुकी है। इसका नाम क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन के दूसरे नाम है आल्सो कॉल्ड हाइड्रा इन्फ्लेशन। इसको हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। देख, बच्चे गाड़ी चलाते हैं मॉन्स्टर गाड़ी, तो वो क्या है, वो तेज़ भागती है, वैसे ही प्राइस भी काफ़ी तेज़ गति से क्या कर रही है, बढ़ रही है। हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर इन्फ्लेशन या फिर लार्ज एस्केलेटिंग इन्फ्लेशन। देखो ये दोनों नाम क्या हैं, ये दोनों नाम हाइपर इन्फ्लेशन के हैं। हाइपर इन्फ्लेशन को हम हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, और दूसरा है एस्केलेरेशन इन्फ्लेशन। एस्केलेटर होता है गाड़ी के अंदर, जितनी ज़्यादा देंगे उतनी तेज़ गाड़ी भागती है। तो जितनी ज़्यादा प्राइस बढ़ रही है, वस्तुएं उतनी महंगी होती जा रही हैं, पैसे की वैल्यू उतनी ही गिरती जा रही है। तो इन्फ्लेशन के रेट के अकॉर्डिंग हमने इन्फ्लेशन को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया। पहला क्रीपिंग, दूसरा वॉकिंग, तीसरा रनिंग, और चौथा है हाइपर इन्फ्लेशन, या फिर इसको हाइड्रा इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं। देखो नेक्स्ट 4 पॉइंट। नेक्स्ट अपने पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप के बेस पर। स्कोप का मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन किसी एक सेक्टर को इफेक्ट करता हो और अगर इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी को एक साथ इफेक्ट करता हो। अगर इन्फ्लेशन किसी एक सेक्टर को इफेक्ट करता हो तो उस इन्फ्लेशन को बोलते हैं सेक्टोरियल या फिर स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। अगर पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एक जैसा इफेक्ट डाल रहा हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं सेक्टर। देखो एक वर्ड है सेक्टर, किसी एक सेक्टर पर इफेक्ट डाला इन्फ्लेशन ने, चाहे तो बैंकिंग सेक्टर में प्राइस बढ़ गई हो, चाहे ऑटो मार्केट में प्राइस बढ़ गई हो, चाहे मान लो एग्रीकल्चर के जो गुड्स हैं उनकी प्राइस बढ़ गई हो। यानी जब इन्फ्लेशन अपना इफेक्ट किसी एक सेक्टर पर डालता हो, यानी जब किसी एक सेक्टर की प्राइस लगातार बढ़ रही हो। मान लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज होते हैं उनकी प्राइस अगर लगातार बढ़ रही है, अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी तो जो भी ग्रेन यानी जो भी अनाज एग्रीकल्चर यानी अपने को अनाज मिलेगा, चाहे गेहूँ हो, चना, बाजरा, जो भी हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे सब्जियां हो, वो सब भी उनकी प्राइस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सेक्टोरियल या फिर स्पोरेडिक इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन इकोनॉमी के किसी एक हिस्से को इफेक्ट करती हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के लिए मान लो ऑटो मार्केट में प्राइस बढ़ गई है, मान लो गाड़ियों की कीमत, मान लो जो व्हीकल्स हैं उन व्हीकल की प्राइस काफ़ी टाइम से लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पोरेडिक इन्फ्लेशन या फिर सेक्टोरियल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन का इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर एक जैसा हो रहा हो, पूरी इकोनॉमी मीन्स एग्रीकल्चर फैक्टर, इंडस्ट्रियल फैक्टर, सर्विस सेक्टर, अगर तीनों ही सेक्टर पर एग्रीकल्चर मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं इंडस्ट्री, और थर्ड क्या है सर्विस सेक्टर, अगर तीनों ही सेक्टर पर अगर यानी पूरी ही इकोनॉमी पर इन्फ्लेशन का एक जैसा इफेक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। अब देखो हमारे पास 5th पॉइंट और रह गया, उसके बाद हमारे जो इन्फ्लेशन का क्लासिफिकेशन था वो खत्म हो जाएगा। 5th पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस के बेस पर। अब देखो इन्फ्लेशन को प्रोसेस के बेस पर हमने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला है वेजेस इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, यानी वेजेस की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है। सेकंड है प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन,
यानी प्रॉफिट की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है, जिसको हम मार्कअप इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। थर्ड है डेफिशिएट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। डेफिशिएट का मतलब है कि एक्सपेंस ज़्यादा है और गवर्नमेंट की इनकम कम है, तो डेफिशिएट की वजह से इन्फ्लेशन। और फोर्थ है स्टैगफ्लेशन, ये हम देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास वेजेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। आप इसको देखकर पता लगा लोगे कि वेजेस की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है। कैसे? अगर एम्प्लॉय यूनियन ने सभी, एक बिजनेस की, एक फैक्ट्री के सभी एम्प्लॉय ने अपनी यूनियन बनाई और सभी एम्प्लॉय इकट्ठे होकर उन्होंने क्या डिमांड की कि हाई सैलरी दो, हमें तो हाई वेजेस दो, हाई वेजेस दो, साथ में बोनस दो। यानी कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय ने हाई इंसेंटिव की डिमांड की है। अगर उनको हाई रेट से वेजेस दी जाएगी तो वो वेजेस कहाँ से कवर करेंगे? वो वेजेस कवर होगी फैक्ट्री जिस प्रोडक्ट को बना रही है उसकी कॉस्ट में ऐड करेगी। अब फैक्ट्री का मालिक तो कहाँ से लाएगा पैसे? वो तो प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देगा, प्रोडक्ट की में कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में किस मटेरियल का खर्चा है, इधर लिख देती हूँ, देखो मटेरियल का खर्चा लगता है, लेबर और एक्सपेंस। इस मार्कर को बनाने की कॉस्ट थी मान लो पहले 100 रुपये। मार्कर को बनाने की पहली कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपये थी, जिसमें मटेरियल की कॉस्ट भी इंक्लूड थी, लेबर की भी और अदर एक्सपेंस जितने भी आ रहे थे, सबको मिलाकर एक मार्कर पर मार्कर की कॉस्ट आती थी 100 रुपये। उसमें कुछ प्राइस ऐड करके, मान लो कुछ रुपए 20 रुपये ऐड करके पर मार्कर की सेलिंग प्राइस थी 120 रुपये। लेकिन मटेरियल की कॉस्ट तो सेम रहती है, लेकिन लेबर बोलते हैं कि हमारी तो वेजेस बढ़ाओ। अगर लेबर को वेजेस हाई रेट से दी जाएगी तो क्या यहाँ पर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो लेबर कॉस्ट इंक्लूड है क्या वो बढ़ेगी? नहीं, 100% बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री का मालिक कहाँ से लाएगा वेजेस एक्स्ट्रा देने के लिए? वो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा देगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की कॉस्ट। पहले मान लो पर डे के हिसाब से उनको 800 रुपये पर डे के हिसाब से वेजेस मिलती थी। अब उन्होंने डिमांड करी कि हमारी वेजेस तो 900 रुपये पर डे करो, तो अब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। क्यों? रीज़न है लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, लेबर कॉस्ट 800 से 900 हो गई है। इस वजह से जो कॉस्ट क्या आती थी, जो 100 रुपये आती थी, आज वो मार्कर 110 रुपये में बढ़ रहा है। इसकी कॉस्ट प्राइस 110 रुपये होगी, 20 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड करेगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 130 रुपये होगी। तो कहने का मतलब क्या है, जब लेबर क्या करते हैं, हाई वेजेस की डिमांड करते हैं, तो हाई वेजेस की वजह से प्रोडक्ट की क्या बढ़ेगी? कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी। और अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगी। अगर प्रोडक्ट हाई प्राइस का होगा तो उसको उस टाइम पर जो इन्फ्लेशन हो रही है उसको बोलते हैं वेजेस इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। कि यूनियन ने वेजेस की रेट हाई कराने पर प्रोडक्ट की प्राइस लगातार बढ़ गई है, उसको बोलते हैं वेजेस इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। सेकंड है प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। एक साल पहले तो लेबर ने अपनी यूनियन बनाई और बोले हमारी वेजेस बढ़ाओ। नेक्स्ट ईयर कंपनी तैयार होगी, कंपनी ने बोला मैं तो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करूँगी। अब कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगी कहाँ से? कंपनी अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बढ़ा देगी। प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन क्या है कि जब कंपनी अपने प्रॉफिट के परसेंटेज को बढ़ा देती है तो उस टाइम पर प्रोडक्ट की प्राइस हाई हो जाती है। जैसे मान लो पर मार्कर पर 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस और पर मार्कर को 120 रुपये में सेल कर रही है, पर मार्कर को 120 रुपये में सेल कर रही है। ये जो प्रॉफिट की परसेंटेज है, इसके अलावा कंपनी क्या बोलती है, अब मैं तो पर मार्कर को 140 रुपये में सेल करूँगी। मैं जितना प्रॉफिट पहले अर्न कर रही थी ना, उससे ज़्यादा प्रॉफिट अब अर्न करूँगी। तो ये क्या है? अब पहले प्रोडक्ट कितना था? 100 रुपये का, 100 रुपये का, 100 रुपये के ऊपर 20% प्रॉफिट अर्न कर रही थी पहले। 100 रुपये का 20% कितना होता है? 20 रुपये। 100 + 20, अब बोल रही है अब तो मैं 100 रुपये का 40% प्रॉफिट अर्न करूँगी। तो उन्होंने क्या किया? अपने प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ा दिया। प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ाने की वजह से प्रोडक्ट की जो प्राइस बढ़ी है उसको बोलते हैं प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। थर्ड है डेफिशिएट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, जहां पर गवर्नमेंट की एक्सपेंस गवर्नमेंट की रिसिप्ट से ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंस ज़्यादा कर रही है और गवर्नमेंट की रिसिप्ट कम है, इट मीन्स अगर गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो सामने वाले पर्सन की इनकम नहीं होगी। गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करेगी? गवर्नमेंट खर्चा एक कंट्री के अंदर ही करेगी। अगर एक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो सामने वाले पर्सन की इनकम नहीं बढ़ेगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, बट सप्लाई तो सेम है। अगर इनकम बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, बट उस टाइम पर सप्लाई क्या है? सप्लाई तो कॉन्स्टेंट है, उसी रेट से सप्लाई आ रही है।
तो क्या प्राइस नहीं बढ़ेगी? उस टाइम पर जो प्राइस बढ़ेगी उसको बोलते हैं डेफिशिएट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। एक है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? ये सबसे बुरी कंडीशन होती है इकोनॉमी की। स्टैगफ्लेशन सबसे बुरी कंडीशन है किसकी? इकोनॉमी की। कब? उस टाइम पर, स्टैगफ्लेशन के टाइम पर कंट्री में प्रोडक्शन लो है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन क्या है? कम होता जा रहा है, डिमांड कम होती जा रही है। प्रोडक्शन नहीं है, डिमांड नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों को, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। देखो, अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा तो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। अगर बेरोजगारी ज़्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो डिमांड कहाँ से करेंगे? डिमांड भी कम है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रोडक्शन लो है, अनएम्प्लॉयमेंट लो है, डिमांड भी लो है, लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ रही है। रीज़न क्या है? फिर भी प्राइस बढ़ रही है, उसको क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? अगर इकोनॉमी के अंदर एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब प्रोडक्शन लगातार गिरता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार गिरता जा रहा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है यानी लोग बेरोजगार हैं तो लोग डिमांड कहाँ से करेंगे? एग्रीगेट डिमांड गिरती जा रही है लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ती जा रही है, उस टाइम उसको क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इसको स्टैग इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो कुछ अदर इन्फ्लेशन और हैं, उनको देखो। सबसे पहले है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाम से पता चला कि डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हुई है। अब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन नहीं होती, कोई अदर फैक्टर भी जरूर एक्टिवेट है। अकेली डिमांड की वजह से कभी इन्फ्लेशन नहीं होती, अगर कोई अदर फैक्टर एक्टिवेट है तभी इन्फ्लेशन होगी। देखो कैसे, डायग्राम को बाद में देखेंगे। मैंने बोला यहाँ अगर डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कॉन्स्टेंट है, सप्लाई जितनी यूनिट की पहले सप्लाई थी आज भी उतनी ही यूनिट की सप्लाई है, लेकिन डिमांड बढ़ रही है, तो मैंने बताया था ना कोई दूसरा फैक्टर जरूर एक्टिवेट है। तो सप्लाई कांस्टेंट बनी हुई है लेकिन डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तब क्या होगी? प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी यानी इन्फ्लेशन होगा। अगर सप्लाई कम है बट डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड पहले भी 10 यूनिट की थी आज भी 10 यूनिट की है, बट पहले सप्लाई 10 यूनिट की थी, फिर 9, 8, 7, 6, 5 यूनिट की सप्लाई होगी। सप्लाई पीछे से आती है सिर्फ 5 यूनिट की, डिमांड है 10 यूनिट की, तो क्या प्राइस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? क्यों? डिमांड ग्रेटर देन है सप्लाई से। उस टाइम पर अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखो पहले कर्व क्या था, ये डॉटेड लाइन मैंने बाद में बनाई है, इसको बाद में देखना। सबसे पहले ये डिमांड कर्व है यहाँ पर अपना, और ये क्या है? सप्लाई कर्व है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्राइस डिसाइड हो रखी है इसकी। पहले पे क्या बोला? अगर डिमांड बढ़ रही है, अगर डिमांड बढ़ रही है, देखो यहाँ पर मैंने डिमांड को बढ़ा दिया, डिमांड बढ़ाने की वजह से क्या हुआ? देखो प्राइस नहीं बढ़ी, क्या? सप्लाई सेम है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं किया गया, सप्लाई सेम है लेकिन डिमांड बढ़ गई है, तो क्या प्राइस पी से होकर P1 नहीं होगी? तो यहाँ पर ये जो प्राइस बढ़ गई ना, इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। कौन सा इन्फ्लेशन? डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या था? सप्लाई कम हो गई है और डिमांड क्या है? कॉन्स्टेंट बनी रहती है। उस टाइम पर भी क्या होती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये पूछा जा सकता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? अगर किसी भी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है बट सप्लाई क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, उस टाइम पर जो प्राइस बढ़ती है उसको इन्फ्लेशन, उस टाइम पर प्राइस लगातार बढ़ती जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। या फिर सेकंड क्या था कि सप्लाई क्या है? लगातार गिरती जा रही है बट डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड तो उतनी ही आज भी लेकिन सप्लाई कम होती जा रही है, तो भी क्या बढ़ेंगी? प्राइसें बढ़ेंगी, और उस टाइम पर कौन सी इन्फ्लेशन होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कॉस्ट ने पुश किया इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन क्यों हुआ है? मुद्रास्फीति क्यों हुई है? महंगाई क्यों बढ़ी है? कॉस्ट के पुश करने की वजह से। अब कॉस्ट पुश कहाँ से होगी? इस मार्कर को बनाना है, मार्कर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, लेबर कॉस्ट भी लगेगी और अदर एक्सपेंस भी लगेगी। मान लो मार्कर के बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज हुआ है उस प्लास्टिक की रेट बढ़ गई। पहले 1 यूनिट की रेट मिलती थी 2 रुपये पर यूनिट प्लास्टिक मिलता था, आज हो गया 3 रुपये पर यूनिट प्लास्टिक। तो क्या प्लास्टिक यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इनपुट की प्राइस बढ़ी, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, इनपुट की प्राइस बढ़ने पर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। अगर कॉस्ट बढ़ेगी
तो सेलिंग प्राइस भी हाई रखनी पड़ेगी, और इसकी वजह से जो लगातार कीमतें बढ़ती हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। इनके वर्ड पर फोकस करना बस, आप कॉस्ट ने पुश किया इन्फ्लेशन को, कॉस्ट पुश। कॉस्ट इस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने की वजह से, कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, या तो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, या लेबर की कॉस्ट बढ़ जाए, या फिर अदर एक्सपेंस की कॉस्ट बढ़ने की वजह से इस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट हाई आएगी। टोटल कॉस्ट हाई आएगी तो सेलिंग प्राइस भी हाई रखनी पड़ेगी। उस टाइम पर जो इन्फ्लेशन होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है बोटल नेक इन्फ्लेशन। बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है, जब डिमांड तो सेम है, आज भी 10 यूनिट की डिमांड थी और पहले भी 10 यूनिट की डिमांड थी, बट सप्लाई लगातार गिरती जा रही है। पहले सप्लाई थी 10 यूनिट की, फिर हुई 8 की, फिर हुई 7, 6, 5, यानी डिमांड तो सेम है बट सप्लाई अगर लगातार गिरती जा रही है, उस टाइम पर प्राइस जब हाई होती है तो उस इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोटल नेक इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है कोर इन्फ्लेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। एक स्टैगफ्लेशन इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पास कोर इन्फ्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। कोर इन्फ्लेशन क्या है, जब एनर्जी और फूड आर्टिकल को छोड़ करके, एनर्जी और फूड आर्टिकल सिर्फ इन दो को छोड़ करके अगर बाकी सभी जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं, यानी बाकी जितने भी आर्टिकल हैं, अगर उनकी प्राइस लगातार बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। लेकिन 2015 के बाद इस एनर्जी और फूड आर्टिकल की लिस्ट में क्या ऐड हो गया, इसको क्या बोला गया, न्यू कोर इन्फ्लेशन इन इंडिया। कि इन्फ्लेशन, न्यू कोर इन्फ्लेशन इन इंडिया, यानी एक नई लिस्ट आ गई कि जो इस प्रोडक्ट की लिस्ट में नए नए प्रोडक्ट को ऐड किया गया। वो देखो कौन से, फूड, फ्यूल, लाइट और ट्रांसपोर्ट। फूड को छोड़ दो, फ्यूल को छोड़ दो, लाइट को छोड़ दो और ट्रांसपोर्ट को छोड़ दो। इनको छोड़कर अगर किसी भी आर्टिकल की प्राइस बढ़ रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन क्या है कि अगर एनर्जी और फूड आर्टिकल को छोड़ करके बाकी सभी आर्टिकल की प्राइस अगर लगातार बढ़ रही है उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। 2015 के बाद फूड, फ्यूल, लाइट और ट्रांसपोर्ट, अगर इनको छोड़कर कि सभी आर्टिकल की प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। अब देखो आगे, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दे रखा था इन्फ्लेनेटरी गैप। इन्फ्लेनेटरी गैप का मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंस गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा है, यानी एक्सपेंस ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट और इनकम कम है उसके पास, तो उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। यानी खर्चा तो कर रही है 120 रुपये का और गवर्नमेंट की रिसिप्ट है सिर्फ 100 रुपये, उसको क्या बोलते हैं, इस गैप को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेनेटरी गैप बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इन्फ्लेनेटरी गैप। तो जब गवर्नमेंट के एक्सपेंस और गवर्नमेंट की इनकम में जो डिफरेंस होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंस ज़्यादा और इनकम कम होती है, उस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेनेटरी गैप। सेकंड है डिफ्लेनेटरी गैप। डिफ्लेनेटरी ये था इन्फ्लेनेटरी, इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंस ज़्यादा थे, यहाँ पर गवर्नमेंट के एक्सपेंस कम मिलेंगे। डिफ्लेनेटरी गैप का मतलब है जहाँ पर गवर्नमेंट के एक्सपेंस तो कम है लेकिन गवर्नमेंट की रिसिप्ट ज़्यादा है, यानी 100 रुपये खर्चा कर रही है गवर्नमेंट लेकिन रिसिप्ट कितने हैं गवर्नमेंट की, 120 रुपये। तो इन्फ्लेनेटरी गैप और डिफ्लेनेटरी गैप क्या है, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंस और गवर्नमेंट की रिसिप्ट में डिफरेंस आता हो। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंस उसकी इनकम से ज़्यादा हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेनेटरी गैप, और जब गवर्नमेंट के एक्सपेंस उसकी इनकम से उसकी रिसिप्ट से कम है, यानी गवर्नमेंट खर्चा कम करती है रिसिप्ट ज़्यादा है, उसको बोलते हैं डिफ्लेनेटरी गैप। फिर एक वर्ड आता है अपने पास, फिलिप्स कर्व होते हैं। तो इतना फोकस, इतना ध्यान रख लेना एक पॉइंट कि फिलिप्स कर्व क्या शो करता है। फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन को शो करेगा। फिलिप्स कर्व क्या शो करेगा, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन को शो करने वाला कर्व क्या कहलाता है, फिलिप्स कर्व कहलाता है। एक वर्ड होता है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है, जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ऑपोजिट रिलेशन हो। क्या हो, जब ट्रेड ऑफ क्या है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन को शो करता हो, उसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। अगर इन्फ्लेशन लो है
लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट यानी लोगों के पास बेरोजगारी है। लोग क्या है, लोग बेरोजगार हैं, कोई किसी के पास पैसा नहीं है। दूसरा क्या है, इन्फ्लेशन कम है उसको, और दूसरा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, गिरती जा रही है लगातार, और दूसरा क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के ऑपोजिट रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रेड ऑफ बोलते हैं, इतना ध्यान रख लेना। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के ऑपोजिट रिलेशन को ट्रेड ऑफ बोलते हैं। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रिफ्लेशन। ये था इन्फ्लेनेटरी, ये था डिफ्लेनेटरी गैप। एक वर्ड आया है, इन्फ्लेशन नहीं अब की बार रिफ्लेशन है। तो रिफ्लेशन सबसे पहले देखो कि रिफ्लेशन कंडीशन है जो जानबूझकर की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा जानबूझकर की गई काम को, की गई कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन बोलते हैं। डेलिब्रेटली सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन जो गवर्नमेंट ने जानबूझकर अराइज की है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन बोलते हैं। जब गवर्नमेंट कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना चाहती है, अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया यानी लोगों के पास रोज़गार आ गया। अगर लोगों के पास रोज़गार आया तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, और इस तरीके से कंट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो रिफ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन गवर्नमेंट के द्वारा जानबूझकर लाई गई एक सिचुएशन है। डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझकर, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना चाहती है। यानी लोगों की जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करेगी, और लोगों के हाथ में चार पैसे होंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन होगा तो वापस एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहेगा। हाई पब्लिक, देखो इससे होगा क्या, रिफ्लेशन से हो गया क्या, हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहती है, यानी लोगों को रोज़गार बनाना चाहती है, लोगों को बेरोज़गारी को ख़त्म करके उनको रोज़गार देना चाहती है। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर करने होंगे। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर सामने वाले पर्सन की इनकम होगी। टैक्स रेट में कमी करनी पड़ेगी। अगर टैक्स रेट कम डिसाइड करेगी गवर्नमेंट टैक्स रेट कम रखेगी, या फिर गवर्नमेंट क्या है, इनकम के ऊपर कंसेशन ज़्यादा देगी टैक्स का, तो क्या लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। फिर क्या है, इंटरेस्ट रेट कट करेगी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन की थी पहले 10%, 12%, वो कट करके कितना कर देगी, 5%, 6%, तो लोन सस्ता होगा। अगर लोन सस्ता होगा तो लोग बैंक से लोन लेके अपना क्या करेंगे, अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, काम करेंगे, खुद भी चार पैसे कमाएंगे और दूसरे को भी रोज़गार देंगे। तो ये क्या है, हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स रेट में कमी, इंटरेस्ट की रेट में कमी, इनके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहती है। और जब गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को कम करके लोगों को रोज़गार देना चाहती है, लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हाई करना चाहती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेशन। अब देखो आगे, देखो नेक्स्ट, जब कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो यानी हाइपर इन्फ्लेशन हो। अब हाइपर इन्फ्लेशन का मीनिंग सबको पता है कि अगर एक साल के दौरान प्राइसेस 80 से 100% बढ़ जाती हैं तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो अगर कंट्री में एक साल के दौरान प्राइसेस 80 से 100% बढ़ जाती है, इट मीन्स हाइपर इन्फ्लेशन है। तब ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के साथ साथ बिजनेस को इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी करनी होगी। एक मिनट, अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि अगर कंट्री में, अगर एक देश में इन्फ्लेशन की रेट हाइपर इन्फ्लेशन है यानी एक साल में 80 से 100% प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो बिजनेस को ट्रेडिशनल अकाउंटिंग करने के साथ साथ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी करनी होगी। वो हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। अब देखो, जब भी कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करती है, जब भी कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट यानी P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करती है, अगर कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन है यानी 80 से 100% में
प्राइसेस बढ़ गई हैं 1 साल के दौरान, तो क्या करना पड़ेगा बिजनेस को? ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के साथ साथ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी करनी होगी। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करने के लिए यानी जैसे हम P&L और बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं वैसे ही सेम तरीके से तैयार करेंगे, ट्रेडिशनल प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर तैयार करेंगे, लेकिन साथ में हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी करेंगे। और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मेथड 4 हैं। पहला है करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, CPPT मेथड। सेकंड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, RCAT। थर्ड है करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक, CVAT। और फोर्थ है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, CCAT। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चारों मेथड के नाम याद होना चाहिए। सबसे पहले करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, सेकंड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक और करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। ये चारों मेथड किसके हैं? ये चारों मेथड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग तैयार करने के मेथड हैं। अब देखो इन मेथड को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि किस मेथड में अपने को बैलेंस शीट और P&L कैसे प्रिपेयर करना है। अब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का फर्स्ट मेथड देखो, करंट परचेजिंग पावर टेक्निक। ये मेथड क्या बोलते हैं? इस मेथड के अकॉर्डिंग जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करेगी तो वो 2 बेसिस पर तैयार करेगी। पहला हिस्टोरिकल बेसिस पर तैयार करेगी, लेकिन साथ में क्या होगा? प्लस रिक्वायर्ड ए सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑन करंट बेसिस। ये इंपॉर्टेंट है। करंट परचेजिंग पावर टेक्निक मेथड क्या बोलता है? जब आप हिस्टोरिकल मेथड के थ्रू, जब आप हिस्टोरिकल अकाउंटिंग कर रहे हो लेकिन साथ में अगर आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कर रहे हो तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के टाइम पर आप एक अलग सप्लीमेंट अकाउंट तैयार करोगे, एक अलग सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट तैयार करोगे करंट बेसिस पर। करंट बेसिस का बेस क्या होगा? करंट में हम जर्नल प्राइस इंडेक्स को लेंगे, स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स को लेंगे, किस प्राइस इंडेक्स को कंसीडर करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को हम तैयार करेंगे जर्नल प्राइस इंडेक्स के बेस पर। मैंने क्या बोला? अगर कंपनी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बेस पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार कर रही है तो उसको ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू तो तैयार करने पड़ेंगे P&L और बैलेंस शीट, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट स्टेटमेंट भी तैयार करना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट स्टेटमेंट किस बेस पर तैयार करेंगे? करंट बेसिस पर तैयार करेंगे, क्योंकि करंट बेसिस पर तैयार करेंगे तभी तो हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कर रहे हैं। अगर हम करंट प्राइस नहीं लेंगे तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब ही क्या है? तो करंट बेसिस में हम किसको बेस मानेंगे? करंट बेसिस पर तो तैयार कर रहे हैं P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को, लेकिन हम बेस किसको मानेंगे? हम बेस मानेंगे जर्नल प्राइस इंडेक्स को, यानी GPI को, जर्नल प्राइस इंडेक्स। और जर्नल प्राइस इंडेक्स में 2 इंडेक्स इंक्लूड हैं, एक WPI और एक CPI। हमें कंसीडर किसको करना है? CPI को बेस मानकर। हम CPI को बेस मानकर क्या करेंगे? P&L अकाउंट और बैलेंस शीट यानी एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट अकाउंट तैयार करेंगे। जो क्वेश्चन पुट किया जाएगा वो क्या है? करंट परचेजिंग पावर टेक्निक में जब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग तैयार करेंगे तो बेस किसको मानेंगे? आप बोलोगे जर्नल प्राइस इंडेक्स। अगर क्वेश्चन में जर्नल प्राइस इंडेक्स ना दिया हो, अगर आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया गया हो तो ये वाला इस पे टिक लगाना है आपको। ये जर्नल प्राइस इंडेक्स के ही 2 पार्ट हैं, WPI और CPI। अब ये GPI क्या होता है, WPI CPI वो होते क्या है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट एक बार इतना ध्यान रखो कि करंट परचेजिंग पावर टेक्निक में जब हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कर रहे हैं, इस मेथड के थ्रू जब हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करेंगे तो हम किसको बेस मानकर अकाउंटिंग करेंगे? GPI को, यानी जर्नल प्राइस इंडेक्स को। अब कमी क्या थी? अब हर एक चीज़ के अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं तो कुछ नेगेटिव भी होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड आया, इट मीन्स इस मेथड में कुछ ना कुछ तो कमी रही होंगी, तभी तो दूसरा मेथड डेवलप किया गया। तो पहले मेथड की कमी क्या थी? ये GPI ही सबसे बड़ी कमी थी।
जर्नल प्राइस इंडेक्स को कंसीडर किया गया। अब जीपीआई है क्या? देखो जर्नल प्राइस इंडेक्स ये है क्या, वो तो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, बट अभी देखो जर्नल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है कि एक जैसी जर्नल प्राइस मान ली, फिगर चाहे कोई भी हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कोई भी आइटम हो, कोई भी फिगर हो, हमने ये अज्यूम कर लिया कि हर फिगर की जो इन्फ्लेशन है, हर फिगर की जो महंगाई है वो एक जैसे बढ़ रही है, और हमने बेस मान लिया जर्नल प्राइस इंडेक्स को। पर क्या रियलिटी में ऐसा होता है? बट क्या रियल लाइफ में सभी फिगर्स की, सभी आइटम्स की एक जैसी प्राइस बढ़ती है? हो सकता है कि कभी ऑटो मार्केट की प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है कि कभी एग्रीकल्चर सेक्टर की प्राइस बढ़ जाए, कभी इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्राइस बढ़ जाए, कभी सर्विस सेक्टर की प्राइस बढ़ जाए। तो पूरी इकोनॉमी की एक साथ इन्फ्लेशन हो ये ज़रूरी नहीं है, यानी हर एक फिगर की इन्फ्लेशन एक ही लेवल में बढ़े वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए जर्नल प्राइस इंडेक्स को कंसीडर करना सही नहीं समझा गया, जीपीआई को कंसीडर किया गया। इट मीन्स क्या है, क्या सभी फिगर्स यानी लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, स्टॉक है, जो भी कोई भी फिगर हो, क्या उन सब की प्राइस एक ही लेवल से बढ़ी है? आपका आंसर आएगा नो। अब आप मान लो जो दो अलग अलग आइटम है, जैसे एक तो गारमेंट्स हैं और एक मान लो ये मार्कर है, क्या स्टेशनरी और गारमेंट्स क्या दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है? नहीं, दोनों अलग अलग है। तो क्या स्टेशनरी की प्राइस बढ़ रही है, क्या उस टाइम पर गारमेंट्स की प्राइस बढ़े, ऐसा 100% है? क्या आपकी कोई गारंटी है इस चीज़ की कि स्टेशनरी आइटम और गारमेंट्स की प्राइस एक साथ बढ़ेंगी? आप बोलोगे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो आपने जर्नल प्राइस इंडेक्स को कंसीडर कैसे कर लिया? तो आप सभी जितने भी फिगर हैं, जितने भी आइटम हैं, आप उनको जीपीआई पर कंसीडर कैसे कर रहे हो? आपको हर एक आइटम की अलग अलग प्राइस लेनी चाहिए थी, आपको हर एक आइटम की अलग अलग इन्फ्लेशन प्राइस लेनी चाहिए थी। तो सबसे बड़ी कमी ये जीपीआई है। अब इसी कमी की वजह से दूसरा मेथड आया। पहला मेथड में कमी क्या थी? जीपीआई को हमने बेस मान लिया था, जर्नल प्राइस इंडेक्स को। इस कमी को दूर करने के लिए दूसरा मेथड आया, रिप्लेसमेंट। देखो रिप्लेस कर दिया इसने, इस कमी को, इस मेथड को रिप्लेस करके दूसरा मेथड लाए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। ये क्या बोलते हैं? ये जो यहाँ कमी थी ना, इस कमी को दूर किया बस, और इसने कुछ नहीं किया, सेम एज इट इज़। ये ट्रेडिशनल बेस पर भी P&L और बैलेंस शीट को तैयार करेगा, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट तैयार करेगा, एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट स्टेटमेंट तैयार करेगा, और उसमें करंट बेस पर सभी आइटम्स को हम शो करेंगे। क्या मतलब? मैंने करंट प्राइस पर सभी आइटम को शो करेंगे। उस करंट प्राइस में बेस किसको माना गया? SPI को, स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स को। अब स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है? लैंड के अंदर लैंड की प्राइस को एट प्रेजेंट लाने के लिए हमने अलग इंडेक्स को यूज किया, स्टॉक को। अब क्या लैंड और स्टॉक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? इनमें तो कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है कि रॉ मटेरियल की प्राइस लगातार बढ़ रही हो सकता है कि लैंड की प्राइस लगातार बढ़ रही हो, तो दोनों का इंडेक्स अलग मिलेगा। भी हैं क्या, वो बाद में देखेंगे हम। पहले इतना देखो कि स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स के बेस को हमने कंसीडर किया गया। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के साथ साथ जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करेंगे, तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में यानी जो P&L और बैलेंस शीट तैयार करेंगे ना, उसमें आइटम को हम किस बेस पर कंसीडर करेंगे? SPI के बेस पर। SPI मीन्स स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स, यानी हर आइटम का, हर फिगर का अलग प्राइस इंडेक्स क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। अब देखो थर्ड मेथड, अपने पास करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक। इसमें क्या करते हैं? इसमें पास्ट की वैल्यू को करंट वैल्यू पर लाने के लिए, पास्ट की वैल्यू यानी P&L के इसमें सिर्फ बैलेंस शीट आएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? बैलेंस शीट के फिगर आएंगे। तो बैलेंस शीट के पास्ट फिगर को करंट वैल्यू पर लाने के लिए हम इंडेक्स की मदद नहीं लेंगे, बल्कि हम मार्केट प्राइस को कंसीडर करेंगे। मैंने क्या बोला? करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ बैलेंस शीट के फिगर को करंट वैल्यू पर लाने के लिए हम इंडेक्स की मदद नहीं लेंगे, क्योंकि इंडेक्स क्या है? फिगर टू फिगर चेंज हो रहे हैं। फिगर टू, अगर स्पेसिफिक इंडेक्स प्राइस को भी ले रहे हैं, अगर SPI को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो वो फिगर टू फिगर चेंज हो रहा है। यानी 100% गारंटी नहीं है कि हमने जो प्राइस इंडेक्स लिया है, हम जो प्राइस इंडेक्स ले रहे हैं वो ठीक है।
इसलिए हम इंडेक्स को लेंगे ही नहीं। हम पास्ट के डेटा को प्रेजेंट वैल्यू पर शो करने के लिए हम मार्केट प्राइस को कंसीडर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ओनली बैलेंस शीट के डेटा कंसीडर करेंगे। थर्ड में ये ध्यान रखना। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, इसमें क्या करना है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें और इस मेथड में इतना ही फर्क है, यहाँ पर सिर्फ बैलेंस शीट के डेटा को कंसीडर किया गया, बट करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में बैलेंस शीट और P&L यानी दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या लिया गया, कंसीडर किया गया, और उसके डेटा को और उनके फिगर को करंट वैल्यू पर लाने के लिए हमने किसको बेस मान लिया, हमने मार्केट प्राइस को बेस माना है। स्टार्टिंग वाले दोनों में, फर्स्ट मेथड में हमने जर्नल प्राइस इंडेक्स को बेस माना, सेकंड मेथड में हमने स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स को बेस माना, और आगे वाले दोनों मेथड देखो नाम ही क्या है, करंट, एट प्रेजेंट की वैल्यू लेंगे, मार्केट प्राइस लेंगे। करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक और करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, इन दोनों के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट वैल्यू पर लाने के लिए क्या करेंगे, हम मार्केट प्राइस को कंसीडर करेंगे। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो, ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक ये मेथड दिया किसने था, 1975 में सैंडीलैंड कमेटी ने दिया था। अब सैंडीलैंड कमेटी के चेयरमैन कौन है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप किया था कि सैंडीलैंड कमेटी किससे रिलेटेड है, सैंडीलैंड कमेटी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से रिलेटेड है। सैंडीलैंड कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, मिस्टर फ्रांसिस C.P. सैंडीलैंड। ये पूछा जा सकता है कि इस सैंडीलैंड कमेटी किससे रिलेटेड है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से। उसके चेयरपर्सन कौन थे, इन्हीं के नाम पर जो चेयरपर्सन है मिस्टर फ्रांसिस C.P. सैंडीलैंड क्या है, इसके चेयरपर्सन थे। और इस कमेटी ने ये मेथड दिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी P&L और बैलेंस शीट दोनों के डेटा को, दोनों के फिगर को करंट वैल्यू पर लाने के लिए हम मार्केट प्राइस को कंसीडर करेंगे। तो मैंने आपको चारों मेथड बता दिए। अब इन चारों मेथड को मैं ब्रीफ में बताऊंगी, आप सिर्फ ये टेबल याद रख लेना, सिर्फ इतनी टेबल याद रख लेना। आपको ये जो थ्योरी करवाई है ना मैंने, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इन शॉर्ट बता दिया। सिर्फ इतना पॉइंट ध्यान रखना कि 1975 में सैंडीलैंड कमेटी ने करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन, सैंडीलैंड कमेटी किससे रिलेटेड है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से, बस। अब देखो इस टेबल को ध्यान रखना है आपको। टेबल क्या है, ये हम सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। सबसे पहला मेथड करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। सबसे पहले इन दोनों मेथड को देखते हैं। देखो P&L और बैलेंस शीट, और P&L और बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर को करंट वैल्यू पर लाने के लिए हमने किसको बेस माना, GPI को बेस माना, जर्नल प्राइस इंडेक्स को। बस इतना ही ध्यान रखना। सेकंड मेथड, पहला था करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, दूसरा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। इस मेथड के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू P&L और बैलेंस शीट के डेटा को करंट वैल्यू पर लाने के लिए हमने किसको बेस माना, SPI स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स को। थर्ड मेथड है करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक। ये दो हमने यही किया था, यही मेथड है करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक। इसके अंदर क्या करना है, इसमें सिर्फ बैलेंस शीट, ये ध्यान रखना यहाँ पर, सिर्फ एक, चारों मेथड में से सिर्फ ये मेथड एक अकेला है जो सिर्फ बैलेंस शीट के फिगर को कंसीडर करेगा। करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक मेथड में बैलेंस शीट के फिगर को करंट वैल्यू पर लाने के लिए हमने किसी इंडेक्स को यूज नहीं किया, बल्कि हमने मार्केट प्राइस को कंसीडर किया। फिर ये मेथड क्यों लाया गया, अगर हमने मार्केट प्राइस को तो कंसीडर कर लिया था, बट हमने यहाँ पर बैलेंस शीट का दोस्त दूसरा P&L अकाउंट को छोड़ दिया था। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में हम बैलेंस शीट और P&L दोनों के डेटा को करंट वैल्यू पर लाने के लिए मार्केट प्राइस को कंसीडर करेंगे। ये पूरी जो हमने अभी तक चारों मेथड पढ़े हैं उनका ब्रीफ है। सिर्फ सैंडीलैंड कमेटी वाला पॉइंट ध्यान रख लेना और ये टेबल ध्यान रख लेना, बस इतना ही ध्यान रखना। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये जो वर्ड यूज कर रहे थे हम, जर्नल प्राइस इंडेक्स, स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स, ये होते क्या हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक अपना व्हाट इज प्राइस इंडेक्स, हम उसको डिस्कस करते हैं। अब देखो एक टॉपिक अपना छोटा सा, प्राइस इंडेक्स। व्हाट इज प्राइस इंडेक्स, एक ऐसा इंडेक्स है जो दो अलग अलग टाइम पीरियड में जो प्राइस हैं उनमें जो चेंज हुआ है उस चेंज को मेज़र करने का पॉइंट है। एक ऐसा इंडेक्स है
जो दो अलग अलग टाइम पीरियड के प्राइस में एवरेज चेंज को मेज़र करता है। जैसे कि मान लो दादाजी के टाइम पर 50,000 रुपये की वैल्यू और पोते के टाइम पर 50,000 रुपये की वैल्यू। दो टाइम पीरियड है, दादाजी का टाइम पीरियड और अभी पोते का एट प्रेजेंट चल रहा है वो टाइम पीरियड। तो दादा का टाइम पीरियड पहले का और आज का पोते का टाइम पीरियड, इन दोनों के टाइम पीरियड में जो प्राइस में जो चेंज हुआ है उस एवरेज चेंज को मेज़र करने के लिए इस प्राइस इंडेक्स का यूज करते हैं। क्या लिखा गया है? एक ऐसा इंडेक्स है जो दो अलग अलग टाइम पीरियड के प्राइस में हुए चेंज को मेज़र करने के लिए हम यूज करते हैं। अब देखो, दादाजी के टाइम पर 50,000 रुपये, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, जब दादाजी को पता चला कि आपके फादर ने आपको 50,000 रुपये सिर्फ शॉपिंग के लिए दिए हैं, दादाजी को पता चलते ही एक तो आप पे डांट लगी, दो चार तो आप पे डांट लगाई, साथ में आपसे आधे पैसे ले लिए कि 50,000 रुपये की कोई शॉपिंग होती है? 50,000 रुपये में तो हम शादी कर दिया करते थे, पूरी शादी का खर्चा निकल जाता था हमारे टाइम में 50,000 रुपये में। तो दादाजी के टाइम पर 50,000 रुपये की वैल्यू और पोते के टाइम पर 50,000 रुपये की वैल्यू क्या सेम है? क्या दोनों के रुपए की वैल्यू में क्या चेंज नहीं है? यहाँ पर रुपए की वैल्यू हाई थी, यहाँ पर रुपए की वैल्यू क्या है, धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। तो प्राइस इंडेक्स क्या है? प्राइस इंडेक्स दो अलग टाइम पीरियड में प्राइस में जो चेंज हुआ है ना, उस चेंज को मेज़र करने का एक इंडेक्स है। इन्फ्लेशन को मेज़र करने का एक क्या दे रखा, टूल है। इन्फ्लेशन मीन्स पहले टाइम में प्राइस क्या थी और आज क्या है। ये मार्कर है आज से 5 साल पहले। अभी ये मार्कर मान लो आज ये मार्कर 70 रुपये का मिलता है, आज से 5 साल पहले क्या 70 रुपये का मिलता था? लगभग 50 रुपये का मिलता होगा। तो दो टाइम पीरियड के बीच में जो प्राइस में चेंज हुआ है उस चेंज को मेज़र करने के लिए इस इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो इन्फ्लेशन को मेज़र करने का एक टूल है। क्या? प्राइस इंडेक्स एक टूल है किसको मेज़र करने का? इन्फ्लेशन को मेज़र करने का, जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में हुए चेंज को शो करता है। और शो करने का इन्फ्लेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर की प्राइस। इस मार्कर की मान लो करंट ईयर की प्राइस कितनी है? मान लो 100 रुपये है। इस मार्कर की करंट ईयर की प्राइस 100 रुपये है। बेस ईयर की प्राइस मान लो 50 रुपये है, इंटू में 100 कितना आ जाएगा? 200%। कितना आ जाएगा? 200% से क्या हुई है? इन्फ्लेशन बढ़ी है। 200% से इन्फ्लेशन बढ़ गई। बेस ईयर, अब पॉइंट ये आता है कि बेस ईयर किस ईयर को मानना है। करंट ईयर तो ये मान लिया, मान लो 2025 के अंदर इस मार्कर की प्राइस 100 रुपये थी। अब बेस ईयर क्या लास्ट ईयर को मानेंगे? नहीं। इन्फ्लेशन के अंदर बेस ईयर हम किसको मानते हैं? 2011-12 को। एट प्रेजेंट मैं अक्टूबर 2025 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अक्टूबर 2025 के अंदर बेस ईयर किसको मान रहे हैं? 2011 और 12 को। इस मार्कर की 2011-12 में प्राइस थी 50 रुपये। अब हमें चेक करना है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, कितनी प्राइस बढ़ी है। 50 करंट ईयर डिवाइड बाई बेस ईयर इंटू में 100, 200% से बढ़ी है। अब बेस ईयर का पॉइंट देखो। बेस ईयर अब ये नहीं है कि आज हम मान लो 2025 के किसी प्रोडक्ट की इन्फ्लेशन देखना चाहते हैं, तो ये नहीं कि हम लास्ट ईयर को बेस ईयर मान लेंगे, नहीं। गवर्नमेंट ने बेस ईयर डिसाइड कर रखा है 2011 और 2012 को। क्या बेस ईयर यही रहता है? बेस ईयर कब चेंज करते हैं? बेस ईयर चेंज कब करेंगे? जब गवर्नमेंट को लगता है कि एट प्रेजेंट यानी इस साल की प्राइस और हमने जो बेस ईयर माना है उसकी प्राइस में अगर काफ़ी डिफरेंस आ जाता है ना, उस टाइम पर गवर्नमेंट क्या करती है? बेस ईयर को वहाँ से रिमूव करके उससे थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देती है। जैसे कि मान लो अभी बेस ईयर 2011-12 माना हुआ है, अगर 2025 और 2011-12 की प्राइस में अगर ज़्यादा डिफरेंस लगा गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को नीड लगी कि बेस ईयर को आगे शिफ्ट करना चाहिए, मीन्स 11-12 के बेस ईयर को 2020 शिफ्ट कर दो, 2020 को बेस ईयर मान लो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? देखेगी कि प्राइस में कितना चेंज है। अगर ज़्यादा चेंज लग रहा है प्राइस में, एक प्राइस यहाँ पर 400 रुपये है एट प्रेजेंट, इस मार्कर की प्राइस पहले थी मान लो 200 रुपये, 200% से बढ़ गई है, कम नहीं है इतना डिफरेंस, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बेस ईयर को आगे शिफ्ट कर सकती है। एट प्रेजेंट बेस ईयर यानी अक्टूबर 2025 के अंदर तक
बेस ईयर क्या है 2011-12 को। इससे पहले कौन सा बेस ईयर था 2004 और 5। लेकिन 2026 के अंदर बेस ईयर चेंज होने के काफ़ी चांसेस हैं। और बेस ईयर किसको मानने के चांसेस लग रहे हैं 2024 को बेस ईयर बनाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट ईयर जो आएगी 2026 में बेस ईयर को चेंज कर सकती है गवर्नमेंट शायद, और चेंज करके 2024 को बेस ईयर मान सकती है। ये सिर्फ अभी प्रोसेसिंग में है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। एट प्रेजेंट तक बेस ईयर क्या है 11-12 है। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपका, लेकिन ये वाला ध्यान रखना आपको इन्फ्लेशन का। करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाई बेस ईयर प्राइस इंटू में 100। अब देखो इस प्राइस इंडेक्स को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक तो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एक है होलसेलर प्राइस इंडेक्स और एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो मैंने 2 वर्ड तो आपके सामने यूज किए थे, एक तो क्या था जनरल प्राइस इंडेक्स और एक था स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स। जनरल प्राइस इंडेक्स के ही 2 पार्ट हैं, एक तो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक है होलसेलर प्राइस इंडेक्स। अब ये एक्स्ट्रा ये तो हमने सुने हैं CPI, WPI, ये क्या है PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है, इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। एट प्रेजेंट आपको क्या देखना है कि प्राइस इंडेक्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेलर प्राइस इंडेक्स और तीसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी PPI, CPI और WPI। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 कि PPI क्या है, CPI क्या है और WPI क्या है। अब हम तीनों प्राइस इंडेक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। जब प्रोड्यूसर के द्वारा सेल की जाने वाली गुड्स की एवरेज प्राइस में चेंज को मेज़र करने वाला इंडेक्स है। PPI क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर ने जो गुड्स बना करके सेल की हैं, सेल की जाने वाली गुड्स की एवरेज प्राइस में जो चेंज हुआ है, यानी आज जिस गुड्स का सेल कर रहा है, जिस प्राइस पर सेल कर रहा है, उसी गुड्स का आज से 10 साल पहले अगर सेल्स कर रहा था, इन दोनों के एवरेज प्राइस में जो चेंज हुआ है उस चेंज को मेज़र करने वाला इंडेक्स क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। दूसरा है होलसेलर प्राइस इंडेक्स। होलसेलर के द्वारा सेल की जाने वाली गुड्स की एवरेज प्राइस में चेंज को मेज़र करने वाला इंडेक्स है। यानी होलसेलर क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स किसको बेचता है, होलसेलर को, और होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर किसको बेचता है, एंड कंज्यूमर को। तो होलसेलर क्या है, होलसेलर प्राइस इंडेक्स। होलसेलर के द्वारा जब गुड्स को सेल किया जाता है तो जिस प्राइस पर आज सेल कर रहे हैं और जिस प्राइस पर ये सेम गुड्स आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 5 साल पहले, जो भी आप कंसीडर करो, उस टाइम पर इस गुड्स को सेल कर रहा था, तो दोनों टाइम पीरियड में दोनों टाइम पीरियड की प्राइस में जो चेंज है उस चेंज को मेज़र करने वाला इंडेक्स क्या है, होलसेलर प्राइस इंडेक्स। मैंने क्या बोला, होलसेलर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो होलसेलर के द्वारा रिटेलर को या फिर कंज्यूमर को जिस प्राइस पर गुड्स को आज सेल कर रहा है और यही सेम गुड्स आज से कुछ टाइम पहले, 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले जिस प्राइस पर सेल कर रहा था, इन दोनों प्राइस में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को मेज़र करने वाला इंडेक्स क्या कहलाता है, होलसेलर प्राइस इंडेक्स। इसको रिलीज़ कौन करता है, यानी WPI, होलसेलर प्राइस इंडेक्स को, ये डेटा को रिलीज़ कौन करता है सॉरी, DPIIT डिपार्टमेंट। क्या करता है, DPIIT डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WPI के डेटा को रिलीज़ कौन करता है, DPIIT। DPIIT की फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये किसका डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है। WPI को रिलीज़ करने वाला डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये पॉइंट ध्यान रखना बस कि WPI को रिलीज़ करने का डिपार्टमेंट कौन सा है, DPIIT। ठीक है। फिर इसका टाइम पीरियड क्या है, ये हर मंथ के बाद, यानी जैन के अलग WPI होगी, फेब के अलग, हर मंथ क्या है अपनी डेटा रिलीज़ करता है, यानी हर मंथ WPI रिलीज़ करता है। ये बेस ईयर क्या है, बेस ईयर 2011-12, इसी में भी सेम है।
सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर के द्वारा अपना इंडिया का, अपनी कंट्री का सारा फोकस ही सीपीआई के ऊपर ही रहता है। ना तो हम डब्ल्यूपीआई पे फोकस करते हैं और हम पीपीआई को तो कभी कंसीडर ही नहीं करते, इसकी तरफ तो कभी देखते ही नहीं है। सीपीआई क्या है? एंड कंज्यूमर के द्वारा यूज की जाने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की एवरेज प्राइस में जो चेंज हुआ है, उस चेंज को क्या बोलते हैं? उस चेंज को मेज़र करने वाले इंडेक्स को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एंड कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जाने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में जो चेंज हुआ है पहले और अब में, प्राइसेस में जो चेंज हुआ है, उस चेंज को मेज़र करने वाला इंडेक्स क्या कहलाता है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसको रिलीज़ कौन करता है? एनएसओ डिपार्टमेंट, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्या करता है? इसके डेटा को रिलीज़ करता है। किसके? सीपीआई के डेटा को। टाइम पीरियड क्या है? हर मंथ के बाद, यानी मंथली क्या है? सीपीआई कैलकुलेट की जाती है। और बेस ईयर क्या है? वही 2011-12। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखना, अगर मैक्रो लेवल पर कोई पॉलिसी बनानी है, तो हम डब्ल्यूपीआई को कंसीडर करेंगे। अगर माइक्रो लेवल पर कोई पॉलिसी बनानी है तो अगर हमें ये देखना है, अगर माइक्रो लेवल पर कोई पॉलिसी बनानी है और उसमें ये चेक करना है कि प्राइस में कितना चेंज हुआ है, उस टाइम पर हम सीपीआई को क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। तो ध्यान रखना, मैक्रो लेवल पर डब्ल्यूपीआई, मैक्रो बड़ा होता है, माइक्रो छोटा है। माइक्रो छोटा है तो हम सीपीआई को लेंगे, मैक्रो बड़ा है तो हम किसको लेंगे? डब्ल्यूपीआई को लेंगे, डब्ल्यूआईपी को लेंगे। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता रही हूँ। हमारा फोकस किसके ऊपर रहता है? मैंने सबसे पहला मेथड बताया था कॉस्ट परचेजिंग पावर टेक्निक वाला, करंट परचेजिंग पावर टेक्निक वाला। करंट परचेजिंग पावर टेक्निक मेथड में क्या बोला गया था कि हम बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को जब हम करंट वैल्यू पर दिखाएंगे, तो करंट वैल्यू पर दिखाने के लिए हम किसको? जीपीआई को, जर्नल प्राइस इंडेक्स को बेस मान रहे थे। और जर्नल प्राइस इंडेक्स में से भी हम किसको कंसीडर कर रहे थे? इस सीपीआई को कंसीडर कर रहे थे। अगर हमें ये चेक करना है ना, हमें मतलब इंडिया को, अगर हमारी कंट्री में ये चेक करना है कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा है, प्राइस में कितना चेंज हुआ है, अगर ये चेक करना है तो हम सीपीआई को बेस मानते हैं। अगर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट अगर यहीं पर फोकस कर लेती, देखो प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनकर होलसेलर के पास आएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा और रिटेलर से एंड कंज्यूमर के पास पहुँचेगा। तो जब यहाँ प्राइस बढ़ी, उसी टाइम पर अगर प्राइस को कंसीडर कर लेते कि प्राइस बढ़ रही है और अगर यहाँ गवर्नमेंट रोक देती तो इन्फ्लेशन बढ़ने से रोक सकते हैं। मान लो कोई प्रोडक्ट पहले 10 रुपये का बनता था, आज वो प्रोडक्ट 20 रुपये का बनने लग गया। प्रोड्यूसर पहले उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस 10 रुपये रखता था, आज वो 20 रुपये रख रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट पहले क्या था? आगे 12 रुपये में जाता था होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास 15 रुपये में जाता था और रिटेलर से कंज्यूमर के पास में 18 रुपये में जाता था। बट आज ये प्रोडक्ट 20 रुपये में बनने लग गया, 10 वाला। तो ये 10 वाला प्रोडक्ट 20 में बनने लग गया। उस टाइम पर 20 रुपये वाला प्रोडक्ट यहाँ कितने में जाएगा? 20 रुपये वाला प्रोडक्ट मान लो या 25 रुपये में जाएगा, यहाँ पर 30 रुपये में जाएगा और यहाँ पर मान लो 35 रुपये में जाएगा। डबल हो गई, ये तो प्राइसेस डबल हो गए यहाँ पर। तो अगर गवर्नमेंट इस पीपीआई लेवल पर, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, अगर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट अगर इसी लेवल पर प्राइस इंडेक्स को मेज़र कर लेती, अगर इसी लेवल पर यानी प्रोड्यूसर लेवल पर यानी स्टार्टिंग लेवल पर अगर प्राइस इंडेक्स को मेज़र कर लेती कि प्राइस तो काफ़ी बढ़ गए हैं, प्राइस तो 10 की बजाय 20 हो गए हैं, काफ़ी बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को रोक सकते थे, यहाँ पर महंगाई को रोक सकते थे। बट हमारी कंट्री क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? ना तो यहाँ फोकस करते हैं, ना यहाँ फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं यहाँ और यहाँ जाकर। हमारा फोकस तो यहाँ रहता है कंज्यूमर। हम तो ये चेक करते हैं कि कंज्यूमर जिन गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, उन गुड्स की पहले प्राइस कितनी थी और आज प्राइस कितनी है। उस बेस पर हम क्या है? इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं। क्यों ऐसा? क्यों? आप यहाँ पे भी तो मेज़र कर सकते थे ना कि प्रोड्यूसर जिस गुड्स को प्रोडक्शन कर रहा है उसकी पहले प्राइस कितनी थी और आज प्राइस कितनी है। अगर यहाँ पर मेज़र कर लेते तो काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं। बट गवर्नमेंट का फोकस यही रहता है, यहाँ तक तो पहुँचने में अपने को टाइम लगेगा, यहाँ तक तो आने में अपने को टाइम लगेगा। तो ये अपना टॉपिक किसका था? ये अपना इन्फ्लेशन का टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।